जय हिंद मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक प्रश्न पर। ई शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के उपयोग मूल्य के क्रांतिक महत्व के बारे में है। स्पष्ट कीजिए। देखिए इंग्लिश में क्या है। ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट आल्सो मच अबाउट क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सप्लेन, इसका व्याख्या हम देखते हैं। ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से गवर्नेंस की व्यवस्था है। ई गवर्नेंस निश्चित रूप से नवीन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग पर आधारित है, किंतु इसका महत्व लोगों को शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराकर तीव्र और पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा प्रशासनिक कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने से है। आईसीटी आंकड़ों के सक्षम भंडारण आईसीटी आंकड़ों के सक्षम भंडारण और प्राप्ति, सूचना के तत्काल पारेषण, तीव्र गति से सूचना और आंकड़ों के प्रसंस्करण के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं को न्यायसंगत, तीव्र और पारदर्शी बनाता है। ई शासन में विभिन्न हितधारकों G2G, G2C यानी G2G, G2C, G2B और G2E के बीच सूचना और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि कर क्षमता, कार्य निष्पादन और उत्पादन को बढ़ाया जाता है। ई गवर्नेंस में सूचना के उपयोग मूल्य को सरकारी कार्यकरण की प्रक्रियाओं में आईसीटी के निम्नलिखित अनुप्रयोग से समझा जा सकता है। सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच के विस्तार के साथ तीव्रतम और अधिक सक्षम सुपुर्दगी, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, सरकारी विभागों की आंतरिक क्षमता में सुधार, प्रशासन के उत्पाद और सेवाओं के चयन में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, निस्सहाय और हाशिए पर बैठे लोगों को शासन की परिधि में शामिल करना, शिकायत तंत्र को मजबूत कर लोगों के संतुष्टि स्तर को बढ़ाना। ई शासन सूचना का तीव्र गति से आदान प्रदान कर इसके उपयोग मूल्य में वृद्धि करता है और गुड गवर्नेंस को साकार करने का प्रयास करता है। तो गुड गवर्नेंस तो बाद में, पहले हम गवर्नेंस के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। गवर्नेंस शब्द को 1980 के दशक में लोकप्रियता प्राप्त हुई। गवर्नेंस में और सरकार में अंतर देखने को मिलता है। गवर्नेंस में और सरकार में अंतर देखने को मिलता है। सरकार का संबंध ऐसी राजनैतिक संरचना से है जो नागरिकों के कल्याण में संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है। फिर से, सरकार का संबंध ऐसी राजनैतिक संरचना से है। सरकार क्या होती है? एक राजनीतिक संरचना होती है जो नागरिकों के कल्याण में संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है। जबकि गवर्नेंस शब्द ग्रीक या यूनानी शब्दावली कुबेरनाउ से प्रेरित है। कुबेरनाउ तो ग्रीक या यूनानी शब्दावली कुबेरनाउ से प्रेरित है, जिसका तात्पर्य चलाना, टू ऑपरेट, संगठन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए नीतियों का कार्यकुशल क्रियान्वयन करने से यह संबंधित होता है। फिर से, गवर्नेंस शब्द को 1980 के दशक में लोकप्रियता प्राप्त हुई। गवर्नेंस में और सरकार में अंतर देखने को मिलता है। सरकार का संबंध ऐसी राजनैतिक संरचना से है जो नागरिकों के कल्याण में संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है, जबकि गवर्नेंस शब्द ग्रीक या यूनानी शब्दावली कुबेरनाउ से प्रेरित है, जिसका तात्पर्य चलाना, टू ऑपरेट होता है। संगठन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए नीतियों का कार्यकुशल क्रियान्वयन करने से यह संबंधित होता है। एक शब्द होता है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? तो पॉलिटिकल पार्टी एक स्वैच्छिक संगठन या लोगों का ऐसा समूह होता है
जिनके सदस्यों की विचारधारा एक समान होती है और जो संविधान के मूल्यों, प्रावधानों, आदर्शों के अधीन रहते हुए जनता के कल्याणार्थ सोचते हैं और उसके लिए जनशक्ति या सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं, उन्हें कहा जाता है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो बनाता है सरकार। तो सरकार का संबंध भी वही होता है जो राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है। सरकार का संबंध ऐसी राजनीतिक संरचना से है जो नागरिकों के कल्याण में संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है। जबकि गवर्नेंस शब्द, गवर्नेंस प्रशासन या अभिशासन शब्द ग्रीक यूनानी शब्दावली कोबेरनाउ से प्रेरित है, जिसका तात्पर्य चलाना, टू ऑपरेट, संगठन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए नीतियों का कार्य कुशल क्रियान्वयन करने से यह संबंधित होता है। गवर्नेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार नागरिकों से नज़दीकी स्थापित करते हुए बाजार एवं सिविल समाज की सहायता से संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार से करती है ताकि नागरिकों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। फिर से, गवर्नेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार नागरिकों से नज़दीकी स्थापित करते हुए बाजार एवं सिविल समाज की सहायता से संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार से करती है ताकि नागरिकों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। फिर से, गवर्नेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार नागरिकों से नज़दीकी स्थापित करते हुए, है ना, सरकार नागरिकों से नज़दीकी स्थापित करते हुए बाजार एवं सिविल समाज की सहायता से संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार से करती है ताकि नागरिकों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। अब गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो गवर्नेंस में आती हैं सरकार या प्रशासन के साथ नागरिकों की भागीदारी। सरकार या प्रशासन की नागरिकों के साथ भागीदारी। सरकार या प्रशासन के साथ नागरिकों की भागीदारी। फिर बाजार की भूमिका, बाजार की भूमिका आ जाती है, जैसे विद्युत, परिवहन, पर्यटन, पानी। परिवहन, पर्यटन, पानी, विद्युत, परिवहन, पर्यटन, पानी। फिर सिविल समाज आ जाता है इसमें, सिविल समाज, क्योंकि सिविल समाज और बाजार की सहायता से ही सरकार अधिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है नागरिकों के प्रति। सिविल समाज में एनजीओ और एसएचजी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या और दूसरा है एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फिर संसाधन प्रबंधन, गवर्नेंस में और क्या आता है? संसाधन प्रबंधन। और नागरिक और ग्राहक संतुष्टि, नागरिक या फिर ग्राहक संतुष्टि, ये इसके तत्व हैं। तो गवर्नेंस के 5 तत्व हैं। पहला, सरकार या प्रशासन के साथ नागरिकों की भागीदारी, इसके लिए बाजार की भूमिका और सिविल समाज की भूमिका, है ना। बाजार की भूमिका में विद्युत, परिवहन, पर्यटन, पानी, और बाजार और सिविल समाज की भूमिका इसमें बढ़ती है। तो सिविल समाज की भूमिका में एनजीओ और एसएचजी 2 हैं। इनकी सहायता से संसाधन प्रबंधन इस प्रकार से करती हैं ताकि वो नागरिक या ग्राहक की संतुष्टि को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये होता है गवर्नेंस। तो 5 तत्व हो गए। पहले 1980 के दशक में गवर्नेंस शब्द का प्रयोग पहली बार किया जाने लगा और गवर्नेंस और सरकार के बीच में अंतर किया जाने लगा। सरकार होती है, सरकार एक ऐसी राजनीतिक संरचना होती है जो जनता के कल्याण के लिए अपने संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती है, परंतु गवर्नेंस सरकार द्वारा नागरिकों के कल्याण के लिए बाजार और सिविल समाज की भूमिका को अपनाते हुए नीतियों को ऐसे संचालित करती है, संसाधनों का ऐसा प्रबंधन करती है ताकि नागरिकों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। ये होता है गवर्नेंस। फिर से, गवर्नेंस शब्द को 1980 के दशक में लोकप्रियता प्राप्त हुई
गवर्नेंस में और सरकार में अंतर देखने को मिलता है। सरकार का संबंध ऐसी राजनैतिक संरचना से है जो नागरिकों के कल्याण में संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है, जबकि गवर्नेंस शब्द ग्रीक या यूनानी शब्दावली कुबेरनाओ से प्रेरित है, जिसका तात्पर्य चलाना, टू ऑपरेट, संगठन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए नीतियों का कार्यकुशल क्रियान्वयन करने से संबंधित होता है। गवर्नेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार नागरिकों से नज़दीकी स्थापित करते हुए बाजार एवं सिविल समाज की सहायता से संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार से करती है ताकि नागरिकों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। तो गवर्नेंस के जो तत्व हैं उसमें एक है सरकार या प्रशासन के साथ नागरिकों की भागीदारी। इसमें दो की भूमिका है, बाजार की भूमिका, बाजार उपलब्ध कराता है विद्युत, परिवहन, पर्यटन, पानी इत्यादि, और सिविल समाज एनजीओ और एसएचजी के सहायता से नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है, संसाधनों का प्रबंधन करती है, जिससे कि नागरिक या फिर ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाया जा सके। तो उपर्युक्त तरीके से गवर्नेंस के स्तर पर लोक क्षेत्रक में अपेक्षित बदलाव किए जाते हैं और इसमें लोक निजी भागीदारी के साथ तथा सिविल समाज यथा गैर सरकारी संगठन, दबाव समूह, स्वयं सहायता समूह इत्यादि की सहभागिता से कार्यकुशल तरीके से नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है, जिससे मितव्ययिता, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता यानी 3E, मितव्ययिता यानी कि इकोनॉमिकल हो, कार्यकुशलता एफिशिएंसी हो और प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस हो को प्राप्त किया जा सकता है। फिर से इसको पढ़ते हैं क्योंकि बेसिक बातें हैं, इसको बार बार 10 बार 20 बार पढ़ लेंगे तो ताकि आधार बन जाए, इंट्रो में लिखने में ये सारी चीज़ें काम आ सकती हैं। फिर से गवर्नेंस शब्द को 1980 में नहीं 1980 के दशक में लोकप्रियता प्राप्त हुई। गवर्नेंस में और गवर्नमेंट में अंतर देखने को मिलता है। सरकार यानी गवर्नमेंट, तो सरकार का संबंध ऐसी राजनैतिक संरचना से है जो नागरिकों के कल्याण में संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है, जबकि गवर्नेंस शब्द ग्रीक यूनानी शब्दावली कुबेरनाओ से प्रेरित है, जिसका तात्पर्य चलाना, टू ऑपरेट, संगठन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए नीतियों का कार्यकुशल क्रियान्वयन करने से यह संबंधित होता है। गवर्नेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार नागरिकों से नज़दीकी स्थापित करते हुए बाजार एवं सिविल समाज की सहायता से संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार से करती है ताकि नागरिकों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। तो इस परिभाषा 4 लाइन की फिर से पढ़ें। गवर्नेंस एक ऐसी प्रक्रिया है, तो गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस एक प्रक्रिया है। गवर्नेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार, जिसमें कौन आ गया? जिसमें सरकार आ गया, जिसमें सरकार नागरिकों से नज़दीकी स्थापित करते हुए बाजार और सिविल समाज की सहायता से संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार से करती है ताकि नागरिकों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। गवर्नेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार नागरिकों से नज़दीकी स्थापित करते हुए बाजार और सिविल समाज की सहायता से संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार से करती है ताकि नागरिकों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। देखिए गवर्नेंस क्या है कि गवर्नमेंट जो है नागरिक से नज़दीकी बनाए, इसके लिए सहायता लेगी किसका? भाई नज़दीकी बनाने का मतलब ये है कि नागरिकों को हेल्प करेगी, उनको कल्याणार्थ चीज़ें देंगे जैसे कि पानी, विद्युत, पर्यटन
और परिवहन, ये सब देंगे। इसके लिए चाहिए प्राइवेट सेक्टर या मतलब कि बाज़ार चाहिए, और फिर उसको सही से विकेंद्रीकृत तरीके से उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, प्रेशर ग्रुप्स, ये सब चाहिए। तो ये हो गया। तो इनकी सहायता से संसाधन का प्रबंधन करती हैं ताकि सरकार का उत्तरदायित्व को और ज़्यादा नागरिकों के प्रति बढ़ाया जा सके। ये होता है गवर्नेंस। उपर्युक्त तरीके से गवर्नेंस के स्तर पर लोक क्षेत्रक में अपेक्षित बदलाव किए जाते हैं और इसमें लोक निजी भागीदारी के साथ तथा सिविल समाज यथा गैर सरकारी संगठन, है ना, सिविल समाज यानी गैर सरकारी संगठन, दबाव समूह, स्वयं सहायता समूह इत्यादि की सहभागिता से कार्यकुशल तरीके से नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है, जिससे मितव्ययिता, तीन चीज़ें, तो कार्यकुशल तरीके से नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है जिससे तीन चीज़ें हों, तीन चीज़ें प्राप्त किया जा सकता है। एक मितव्ययिता यानी इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा खर्चे ना हो, आसानी से नागरिकों को सुविधाएं मिल जाएं। कार्यकुशलता, एफिशिएंसी आ जाए, और तीसरा प्रभावशीलता यानी कि इफेक्टिवनेस आ जाए। अब देखते हैं कि गवर्नेंस की प्रक्रिया में बाजार की भागीदारिता क्यों, गवर्नेंस की प्रक्रिया में बाजार की भागीदारिता क्यों ज़रूरी है। तो 4 लाइन। बाजारी शक्तियों में या निजी क्षेत्रक में लोक क्षेत्रक की तुलना में अधिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व पाया जाता है। तो पहला कारण क्या है, छोटा छोटा लिखें। पहला कारण है अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पाया जाता है। दूसरा, निजी क्षेत्रक या बाजार में बेहतर तकनीक या कार्यकुशल कर्मचारी देखने को मिलते हैं, जिसका फ़ायदा या लाभ लोक क्षेत्रक में उठाया जा सकता है। तो दूसरा कारण है गवर्नेंस की प्रक्रिया में बाजार की भागीदारिता क्यों, तो निजी क्षेत्रक या बाजार में बेहतर तकनीक हैं और बेहतर कर्मचारी हैं, कार्यकुशल कर्मचारी हैं। तो पहला, बाजारी शक्तियों में या निजी क्षेत्रक में लोक क्षेत्रक की तुलना में अधिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व पाया जाता है। दूसरा, निजी क्षेत्रक या बाजार में बेहतर तकनीक या कार्यकुशल कर्मचारी देखने को मिलते हैं, जिनका फायदा या लाभ लोक क्षेत्रक में उठाया जा सकता है। तीसरा, बाजारी शक्तियाँ मितव्ययी तरीके से परियोजनाओं का संचालन करने में सक्षम होती हैं। मितव्ययी यानी इकोनॉमिकल, वही तीन चीज़ें जो हैं कि सरकार नागरिक समाज की सहायता से सेवाओं को, वस्तुओं को नागरिकों से नज़दीकी बनाते हुए उपलब्ध करा सके। तो इसके लिए जो सिविल समाज है, जैसे कि गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, दबाव समूह, और जो बाज़ार की शक्तियां हैं, निजी क्षेत्रक हैं, उनके माध्यम से विद्युत, पानी, पर्यटन, परिवहन इत्यादि सेवाओं को जनता को इस तरीके से उपलब्ध कराया जा सके ताकि सरकार की उत्तरदायित्व, सरकार की जो जिम्मेदारी है जनता के प्रति, उसको बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए निजी क्षेत्रक या प्राइवेट सेक्टर या बाज़ार की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि बाज़ार जो निजी क्षेत्रक हैं उसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व ज़्यादा है। दूसरा, वहाँ पे बेहतर तकनीक है और बेहतर कर्मचारी हैं। तीसरा, मितव्ययिता, इकोनॉमिकल होता है, सस्ते में काम हो जाता है, सरकारी नौकर काम भी नहीं करते और पैसे भी अच्छा खासा लेते हैं। और निजी क्षेत्र में काम खूब बढ़िया करते हैं और पैसे जो हैं उनको कह लें कि सरकारी नौकरों की अपेक्षा कम ही मिलता है, लेकिन काम
काफ़ी बेहतर करते हैं। तो बाजारी शक्तियाँ मितव्ययी तरीके से परियोजनाओं का संचालन करने में सक्षम होती हैं। फिर चौथा कारक, निजी क्षेत्र में नवाचार अधिक देखने को मिलता है। क्या? निजी क्षेत्र में नवाचार अधिक देखने को मिलता है। फिर निजी क्षेत्र या बाजार ग्राहक संतुष्टि के लिए भूमिका का संपादन करते हैं। तो ग्राहक की संतुष्टि पर वो बल देते हैं। ये 5 चीज़ें। तो गवर्नेंस की प्रक्रिया में बाजार की भागीदारिता क्यों? तो 5 शब्द याद कर लें। पारदर्शिता उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए पाया जाता है, बेहतर तकनीक कार्यकुशल कर्मचारी पाए जाते हैं, मितव्ययी होता है, नवाचार होती है और ग्राहक संतुष्टि पाया जाता है। तो पारदर्शिता उत्तरदायित्व, कुशल कर्मचारी और बेहतर तकनीक, मितव्ययिता, नवाचार और ग्राहक संतुष्टि, ये 5 कारणों की वजह से गवर्नेंस की प्रक्रिया में बाजार की भागीदारिता पाई जाती है। और 3E ध्यान रखें, इकोनॉमिकल इफेक्टिवनेस और एक है एफिशिएंसी। तो इकोनॉमिकल, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, 3 चीज़ें, इकोनॉमिकल, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। फिर गवर्नेंस में सिविल समाज की भूमिका क्यों? गवर्नेंस में सिविल समाज की भूमिका क्यों? तो सिविल समाज में क्या कौन आते हैं? गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, दबाव समूह, ये सब आते हैं सिविल समाज में। तो सिविल समाज के डेफिनेशन पहले, सिविल समाज परिवार एवं राज्य से अलग, यानी कि परिवार, एक परिवार के लोग हैं तो वो सिविल समाज नहीं है। राज्य का कोई संगठन है तो वो सिविल समाज नहीं है। तो सिविल समाज परिवार एवं राज्य से अलग ऐसे संगठन या समूह होते हैं जो नागरिकों के हितों के लिए, तो नागरिकों के हित, जो नागरिकों के हितों के लिए उदारवादी तरीके से, है ना, जो नागरिकों के हितों के लिए उदारवादी तरीके से, अर्थात कम से कम वैधानिक, कानूनी, सामाजिक, नैतिक इत्यादि बाध्यताओं के साथ भूमिका संपादन करते हैं। फिर से, सिविल समाज परिवार एवं राज्य से अलग ऐसे संगठन या समूह होते हैं जो नागरिकों के हितों के लिए उदारवादी तरीके से, अर्थात कम से कम वैधानिक, कानूनी, सामाजिक, नैतिक इत्यादि बाध्यताओं के साथ भूमिका संपादन करते हैं। उदाहरण स्वरूप गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, दबाव समूह etc। सिविल समाज के प्रकार हैं। सिविल समाज की शासन व्यवस्था में भागीदारिता निम्नलिखित वजहों से की जाती है। तो इसके भी कुछ 5 कारण इसके भी हैं कि सिविल समाज की गवर्नेंस में क्या भूमिका होती है। तो पहला, सिविल समाज में नियम विनियम की दृढ़ता नहीं पाई जाती, है ना, नियम विनियम की दृढ़ता नहीं पाई जाती, उदारवादी तरीके से काम करते हैं ना, तो नियम की विनियम की दृढ़ता नहीं पाई जाती, यानी कानूनी, वैधानिक, सामाजिक, नैतिक इत्यादि बाध्यताओं से मुक्त होकर के सिविल समाज नागरिकों के कल्याणार्थ कार्य करते हैं, सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करने में सहयोग देते हैं, जागरूकता का प्रसार करते हैं, लोगों को संगठित करके चीज़ों को वितरित करते हैं। ये चीज़ें सिविल समाज में नियम विनियम की दृढ़ता, रिजिडिटी नहीं पाई जाती है। तो देखिए, दूसरा, सिविल समाज में लगन के साथ कार्य करने का स्वभाव पाया जाता है। तो लगन,
सिविल समाज में लगन के साथ कार्य करने का स्वभाव पाया जाता है। तो नियम विनियम की दृढ़ता नहीं है, लगन के साथ कार्य करते हैं। तीसरा, सिविल समाज में संबंधित समूह के हितों के लिए किसी भी हद तक जाकर भूमिका संपादन का स्वभाव पाया जाता है, जबकि लोक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। वही लगन की बात हो गई कि सिविल समाज में संबंधित समूह के हितों के लिए किसी भी हद तक जाकर भूमिका संपादन करने का स्वभाव पाया जाता है, जबकि लोक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। फिर चौथा, सिविल समाज के द्वारा संबंधित समुदाय के हितों के लिए नीतियां बनाने हेतु सरकार पर दबाव डाला जाता है। तो दबाव, सिविल समाज के द्वारा संबंधित समुदाय के हितों के लिए नीतियां बनाने हेतु सरकार पर दबाव डाला जाता है। ठीक है। सिविल समाज शासन व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारिता को बढ़ाने के साधन के रूप में भूमिका का संपादन करते हैं। तो भागीदारिता, इनके माध्यम से भागीदारिता बढ़ जाती है जनता की शासन प्रशासन में। यही कारण है कि शासन व्यवस्था में बाजार और सिविल समाज दोनों की भागीदारी अत्यधिक देखने को मिलती है। तो फिर से, सिविल समाज में लगन के साथ कार्य करने का स्वभाव पाया जाता है। सिविल समाज में नियम विनियमन की दृढ़ता नहीं पाई जाती। सिविल समाज में संबंधित समूह के हितों के लिए किसी भी हद तक जाकर भूमिका संपादन का स्वभाव पाया जाता है, जबकि लोक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। सिविल समाज के द्वारा संबंधित समुदाय के हितों के लिए नीतियां बनाने हेतु सरकार पर दबाव डाला जाता है। सिविल समाज शासन व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारिता को बढ़ाने के साधन के रूप में भूमिका का संपादन करते हैं। यही कारण है कि शासन व्यवस्था में बाजार और सिविल समाज दोनों की भागीदारी अत्यधिक देखने को मिलती है। अब कुछ उदाहरण देखें। सिविल समाज और बाजार की भागीदारिता के उदाहरण क्या क्या हैं? तो कुछ उदाहरण याद कर लें। आज संघीय सरकार के सभी कल्याण के कार्यक्रमों का लगभग 40% क्रियान्वयन आज संघीय सरकार के सभी कल्याण के कार्यक्रमों का लगभग 40% क्रियान्वयन सिविल समाज व एनजीओ के द्वारा किया जाता है। ऐसा हाल के नीति आयोग के अधिशासी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद के सम्मेलन में तय किया गया है। ठीक है। तो नीति आयोग के अनुसार आज संघीय सरकार के सभी कल्याण कार्यक्रमों का लगभग 40% क्रियान्वयन सिविल समाज या एनजीओ के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो भागीदारिता देख रहे हैं 40% है कल्याण कार्यक्रम में। राकेश मोहन समिति, एक समिति है राकेश मोहन समिति, राकेश मोहन समिति ने 1995-96 के वित्तीय वर्ष में अवसंरचनात्मक विकास के लिए बाजार की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया था। 1995-96 तो राकेश मोहन समिति ने 1995-96 के वित्तीय वर्ष में अवसंरचनात्मक विकास के लिए, है ना, अवसंरचनात्मक विकास के लिए बाजार की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया था। अवसंरचनात्मक विकास मतलब कि परिवहन, पर्यटन, पानी, ना, विद्युत, सड़कें, इन सब को बनाने के लिए पुल, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल इत्यादि को बनाने के लिए बाजार की भूमिका या निजी क्षेत्र की भूमिका, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका,
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी की व्यवस्था का रिकमेंडेशन दिया था। तो राकेश मोहन समिति ने 1995-96 के वित्तीय वर्ष में अवसंरचनात्मक विकास के लिए बाजार की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया था। 2006 की दीपक पारिख समिति ने यह सुझाव दिया कि यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो निम्नांकित 6 सेक्टर पर कार्य करना जरूरी है: रेलवे, हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, ऊर्जा, दूरसंचार। रेलवे, हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट। तो रेलवे, हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, ऊर्जा, दूरसंचार। दूरसंचार पर बल दिया जाना है। इन सभी में अधिक धन के निवेश की आवश्यकता है जो लोक निजी भागीदारी से ही संभव है। यही कारण है कि आज की केंद्र सरकार की कार्य संस्कृति के लिए मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। मैक्सिमम गवर्नेंस मीन्स क्या कि बाजार की भागीदारी को बढ़ाया जाए। सिविल समाज यानी गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, दबाव समूह इत्यादि की भूमिका को बढ़ाया जाए। बाजार की भूमिका को बढ़ाया जाए क्योंकि उसमें उत्तरदायित्व की भावना ज़्यादा होती है, पारदर्शिता ज़्यादा है, कार्यकुशलता ज़्यादा है, तकनीकी विकास ज़्यादा है, नवाचारी सोच है और ग्राहक या नागरिक संतुष्टि की भावना है। और सिविल समाज की भूमिका इसलिए क्योंकि वहाँ पे नियम विनियम की रिजिडिटी नहीं है, दृढ़ता नहीं है, और वो पूरे लगन के साथ में किसी भी हद तक जाकर के नागरिकों या क्लाइंट की संतुष्टि का कार्य करते हैं। इसके लिए सरकार पर उनके हितों के लिए उचित नीतियां बनाने के लिए दबाव भी बनाते हैं। उनमें उनके द्वारा शासन व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी भी हो जाती है। और इनकी भूमिका क्यों है तो 3 बातें। एक तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संघीय सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में 40% की हिस्सेदारी गैर सरकारी संगठनों या सिविल समाज की ही है। दूसरा, 1995-96 में राकेश मोहन समिति ने कहा था कि अवसंरचनात्मक विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। फिर आ गया 10 साल बाद 2006 में दीपक पारिख समिति ने 2006 में कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 6 चीज़ों पर कार्य करने की ज़रूरत है: रेलवे, हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, ऊर्जा, दूरसंचार। और ये 6 चीज़ ऐसे हैं, 6 सेक्टर ऐसे हैं जिस पर निवेश की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल को अपनाना चाहिए निवेश में, जिससे कि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो सके। इसीलिए सरकार ने मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की बात की है। तो ये रहा इस प्रश्न का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।